स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज जो पूरे फॉर्मूले थे वो मैंने पहले ही लिख दिया ताकि अपना टाइम खराब ना हो। वह उधर लिखे हुए हैं लॉ ऑफ ऑपरेशन, मतलब संक्रियाओं के नियम, ठीक है। इधर लिखे हुए डी मॉर्गन लॉ, मतलब डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम होता है वो सारे इधर लिखे हुए आप लिख दीजिएगा। समुच्चयों का अंतर मैंने आपको बताया हुआ है। समुच्चयों का संघ मतलब यूनियन मैंने आपको बता दिया। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन जो इंटरसेक्शन जो होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। उन सब से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग यहाँ कवर है, लगभग क्वेश्चन यहाँ कवर है। और अगर कोई अलग से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा तो सोच समझ के करना होगा। इतना आया। ये जितने भी फॉर्मूले हैं सभी के सभी आप नोट कर लीजिए। आगे भी हम थोड़ा बढ़ते हैं, चलते हैं अपने आज के जो थोड़े बहुत एक दो कॉन्सेप्ट कल रह गए थे वो आज देखेंगे। देखिए सबसे पहले कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता क्या है? पहले हम देखेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पहले हम देखेंगे कार्तीय गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कार्तीय गुणन। अब देखिए कार्तीय गुणन को a क्रॉस b से दर्शाया जाता है। पहले तो ये ध्यान दें कि कार्तीय गुणन परिभाषित होने के लिए दो समुच्चयों की आवश्यकता होती है। चाहे तो वो a दोनों खुद हो, चाहे वो दोनों अलग अलग समुच्चय हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ सेट्स कितने होने चाहिए? 2। इतना समझ आया? अब देखिए कार्तीय गुणन कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे लिखा जाता है ये देखिए। अगर a के अंदर अवयव है a, b और b के अंदर अवयव है 1 2 3। अब आपको बोले कि a क्रॉस b मतलब a और b का कार्तीय गुणन निकालिए, तो कुछ इस तरीके से होगा a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 और b, 3। ये रहा। इसका हर अवयव उसके हर अवयव के साथ संबंधित होगा। इतना समझ में आया? अब आपको बोले कि b क्रॉस a निकालो, तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पहले a था तो पहले आने वाला हर अवयव किसका था? a का था। अब यहाँ b क्रॉस a है तो पहले आने वाला हर अवयव किसका होगा? b का होगा। तो 1 1 2 a 3 a 1 b 2 b 3 b। इतना है। अब देखिए आपको इतना समझ में आएगा, पहले a आ रहा है तो पहले a का एलिमेंट होगा, अगर पहले b आ रहा है तो पहले वाला एलिमेंट किसका होगा? b का होगा। तो इन सभी को हम ये जो युग्म लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं क्रमिक युग्म। इसे हम क्या कहते हैं? क्रमिक युग्म। क्रम में आने वाला युग्म। क्रम में आ रहा है, पहले b का आया, इसमें पहले a का आया। इतना आया। अब देखिए कार्तीय गुणन में क्या लिखा जाता है? अंदर कार्तीय गुणन के अंदर किसको लिखा जाता है? क्रमिक युग्म को लिखा जाता है। इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए दोनों में 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। इतना लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे अंदर वाले अवयवों को आप क्रम चेंज मत कर देना, क्योंकि आपने कहा सर सूची विधि में क्रम चेंज कर सकते हैं, तो इनको चेंज कर दूं। देखिए वहां कुछ ऐसा था इसलिए हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते थे। क्यों? इसके अवयव क्या थे? 1 2 3। अब इसके अवयव एक ये नहीं है, इसका पूरा अवयव क्या है? 1 1। कितना समझ में आया? इसका पूरा अवयव क्या है? 2 1। आप इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हो, लेकिन अंदर वाले की जगह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसमें है?
क्रमित युग्म के अंदर है। इतना समझ में आया? यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आया होगा। अब देखिए कुछ चीजें लिख लीजिए। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। यही चीज A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तीसरा A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ध्यान रहे ये A B C तीन क्या है? समुच्चय है। ये तीन क्या है? समुच्चय है। यहाँ तीन समुच्चयों A B C के लिए सभी चीजें मैंने लिखवाई है जो आप नोट कर सकते हो। फटाफट नोट कर लो। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। मेरे अकॉर्डिंग लगभग चीजें कवर हो चुकी, अगर नहीं होगी तो फिर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि A इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से, ये कौन सा समुच्चय है? एकल समुच्चय, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? एक, अवयवों की संख्या एक। तो निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, एक ए से बिलोंग कर रहा है। बी, एक उप समुच्चय है ए का। सी, ए क्या एक के बराबर है। और ऑप्शन नंबर डी, एक बिलोंग कर रहा है ए से। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर हमें वो समुच्चय दिया है तो समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में बंद किया जाता है। यही बोला था, अवयवों को मझले कोष्ठक में बंद किया जाता है। तो ए बिलोंग करेगा इससे, ए से, बी बिलोंग करेगा बी से। इतना आया। अब देखिए आपको दिया है a बराबर एक, इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n। इसका मतलब एलिमेंट कितना है? 1। 2 की पावर 1 मतलब 2। अब 1 तो हो जाएगा 5, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और दूसरा क्या आ जाएगा? ये खुद। इतना है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 है वो उप समुच्चय है a का, और जो ये 1 है वो उप समुच्चय है a का। अब देखिए यहाँ ये बिलोंग कर रही है तो गलत हो गया। एक उप समुच्चय नहीं है, मझले कोष्ठक के अंदर जो एक बंदा है वो उप समुच्चय है, तो ये गलत हो गया। ये दोनों चिन्ह आपस में अगर इधर उधर हो जाते तो ये सही हो जाते ना, लेकिन इसने चिन्ह को दोनों को अलग अलग कर दिया। ये तो वैसे ही गलत है। एक बराबर एक कहाँ है? तो देखिए एक बिलोंग कर रहा है ए से। यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग एक किससे बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। तो यहाँ अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि a बराबर 0, 5 और कुछ इस प्रकार से 5, तो निम्न में से कौन असत्य है? मतलब कौन गलत है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 बिलोंग्स टू P, ऑप्शन नंबर बी 5 बिलोंग्स टू PA, ऑप्शन नंबर सी कुछ इस प्रकार से 5 है वो बिलोंग कर रहा है PA में, और ऑप्शन नंबर डी 0 बिलोंग करेगा PA। PA का मतलब समझ गए? पावर सेट ऑफ A। तो पहले पावर सेट ऑफ A बना लो। पावर सेट ऑफ A कैसे बनता है? A के सभी
उप समुच्चयों का समुच्चय, यही होता है ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। ए के कितने बनेंगे, तो 5 बनेगा, फिर 0, फिर 5, इतना आया समझ में। ये 0 भी कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। उप समुच्चय सभी किस में आते हैं, मध्य कोष्ठक के अंदर आते हैं। यहाँ 2 क्यों लगा, एक तो पहले से लगा हुआ है, और जब उप समुच्चय बनाएंगे तो एक मतलब कोष्ठक और लगाएंगे तो 2 हो गए ना। अब देखिए इन दोनों को साथ रख दीजिए, 0,5, इन दोनों को साथ रख दीजिए 5,5, इतना आया। फिर इन दोनों को साथ रख दीजिए 0,5 और फिर तीनों को साथ में रख दीजिए 0, 5, 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने आ गए, 8 आ गए ना। इतना समझ में आया। ये कौन सा मतलब कोष्ठक का बंद करने वाला, ठीक है। तो 8 आ गए और 2 की पावर 3। देखिए अगर कितने हैं, 1, 2, 3, 2 की पावर 3 कितना 8, मतलब हमने सभी समुच्चय बना दिए। अब देखिए पहला 5 बिलोंग कर रहा है पीए में, हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है पीए में, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें कर सकते हैं कुछ है। दूसरा क्या, इस तरीके का 5 भी पीए में है क्या, हाँ इस तरीके का 5 भी पीए में है। आगे देखिए इस तरीके का 5 भी पीए में है क्या, हाँ इस तरीके का 5 भी पीए में है। क्या 0 पीए में है, नहीं 0 पीए में नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है, वो पावर 0 पीए में है। इतना समझ आया। 0 तो किसमें होगा, ए में होगा, लेकिन यहाँ ए नहीं दिया, यहाँ क्या दिया है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना आया समझ में। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चतुर्थ चतुर्थांश का समुच्चय है। चतुर्थ चतुर्थांश का समुच्चय है। यह आपको पूछा गया है एनडीए 1998 में। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है अक्ष कोमा वाई, अक्ष कोमा वाई इस प्रकार से, ध्यान दें इसका अर्थ भी यही है कि इस प्रकार से है, और जो हम 2 डॉट लगाते थे उसका मतलब सच डेट का मतलब ही क्या है, इस प्रकार से, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। अक्ष ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर बी है अक्ष और y इस प्रकार से है कि अक्ष ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। ऑप्शन नंबर सी अक्ष कोमा y इस प्रकार से है कि अक्ष लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर डी अक्ष कोमा y इस प्रकार से है कि अक्ष लेस देन 0 और y लेस देन 0। तो देखिए कौन सा होगा। अब इतना तो आपको बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट बना लो 4, यहाँ पे सभी अक्ष है, सॉरी कहाँ ट्रिग्नोमेट्री में चला गया, यहाँ अक्ष प्लस का और y अक्ष किसका, प्लस का, इतना तो पता है। यहाँ अक्ष का जो निर्देशांक है वो माइनस का, लेकिन y अक्ष का प्लस का, यहाँ दोनों माइनस के, और यहाँ एक प्लस का और एक माइनस का। अब इसने क्या कहा, चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब इस वाले में अक्ष तो होना चाहिए पॉजिटिव और y होना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब अक्ष की वैल्यू है वो तो होनी चाहिए 0 से बड़ी, और y की वैल्यू होनी चाहिए 0 से छोटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इतना आया, इतना आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चौथा क्वाड्रेंट देख लो, अक्ष किसका है, पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, आराम से टिक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए और बी दो ऐसे परिमित समुच्चय है। फालतू बातें नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ए और बी दो परिमित समुच्चय दिए हैं। परिमित समुच्चय
होता है। उसमें एन ए इक्वल टू दिया 3, एन बी इक्वल टू दिया है 6 और एन ए इंटरसेक्शन बी का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या होगा, न्यूनतम व अधिकतम मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 9 6 9, ऑप्शन नंबर सी 3 6, ऑप्शन नंबर डी 0 1। अब देखिए समझिएगा, इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। याद आ रहा है कि वैल्यू किसकी निकालनी है, इसको तो ले आओ इधर और इसको ले आओ उधर। इंटरसेक्शन बी की पूछी है ना, सॉरी इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा, यूनियन पूछा है, सॉरी यूनियन ही पूछा है। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यूनियन पूछा है। न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू क्या होगी तो समझना, इसकी वैल्यू अधिकतम चाहने के लिए, मैक्सिमम चाहने के लिए ये कम से कम होना चाहिए। क्यों? जब कम से कम घटेगा तब तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, हाँ है ना। और ए और बी में कम से कम वैल्यू कितनी आएगी, मतलब ए और बी में कॉमन हो सकता है, ए तो हो कुछ इस तरीके का और बी हो कुछ 6 एलिमेंट है ना इस तरीके का, तो 0 आ गई तब। ए और बी में कॉमन हो सकता है कुछ भी ना आए, क्योंकि हमें तो कम से कम वैल्यू लेनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 3 + 6 कितना हो गया 9, इतना आया समझ में। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई 9। अब मिनिमम वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू कम से कम आने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा घटेगा तभी तो बराबर वाला कम आएगा, और ज्यादा से ज्यादा घटने के लिए क्या हो सकता है कि ए तो हो 1 2 3 4 और बी हो 1 2 3 4 5 6, तो कॉमन क्या आ गया, तीनों ही आ गए। तो क्या आ जाएगा, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू 3 + 6 माइनस का 3 कितना आ गया 6, कितना आया। अब देखो पहले बात है न्यूनतम की, फिर बात है अधिकतम की, तो न्यूनतम कितना आया 6 और अधिकतम कितना आया 9, तो 6 को मानो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इतना आया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि अक्ष एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि अक्ष एक धनात्मक पूर्णांक है तो समीकरण x + 2 का हल समुच्चय होगा। ऑप्शन नंबर ए माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपको एनडीए 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1997, ठीक है। तो अब देखिए अक्ष की इसने 2 कंडीशन दी है कि अक्ष इसका एक तो हल होना चाहिए और दूसरा धनात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। तो इसका हल निकालने के लिए x + 2 = 0, x = -2। अब आप क्या बोलोगे, सर चलो माइनस कर दो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन नहीं, इसने कंडीशन पहले को तो सेटिस्फाई कर दिया, इसका हल तो निकल गया, लेकिन x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक होने की वजह से इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। बचा कौन, कोई भी नहीं, तो आया क्या 5। इसको मैं कुछ इस तरीके से दर्शाऊंगा कि यहाँ पे तो इसका हल समुच्चय कुछ भी नहीं आया। ये x बराबर -2 आया था, वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी गया। तो
इसमें तो कुछ नहीं आया ना, और इसको किससे दर्शाते हैं हम, पाई से दर्शाते हैं। इतना समझ में आया होगा, इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अरे ठीक है, आगे 2 मिनट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ABC समुच्चय X के उपसमुच्चय ABC है, वो कोई अन्य समुच्चय है X, उसके सभी के क्या है, उपसमुच्चय है, तो C क्रॉस A डैश यूनियन B डैश का डैश दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। C क्रॉस A डैश यूनियन B डैश का डैश किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए अपने पास है, C क्रॉस A इंटरसेक्शन C क्रॉस B, ऑप्शन नंबर बी C क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस A, ऑप्शन नंबर C क्रॉस A यूनियन C क्रॉस B, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। ठीक है, अब समझिएगा, वहां मैं सबसे पहले लिख रहा हूं C क्रॉस A डैश यूनियन B डैश का होल डैश। पहले मैं इतने को सिंपलीफाई करूंगा, C क्रॉस A डैश का डैश आएगा, तो A डैश का डैश मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में क्या होता है A, और जब यूनियन की डैश आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। और जब B के डैश आएगा, B डैश के, जब B डैश के फिर डैश आएगा तो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। अब इसको आराम से सिंपलीफाई कर सकते हो आप, मैंने आपको लिखवाया है आज की आज, है ना। तो C क्रॉस इंटरसेक्शन C क्रॉस B, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां होगा ऑप्शन नंबर ए, इतना आया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, अब आया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय है, निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एनडीए 2001 में, एनडीए 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, अक्ष इस प्रकार से है कि अक्ष बिलोंग्स टू आर और 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी है, अक्ष इस प्रकार से है, अक्ष बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अक्ष विषम तथा अक्ष प्लस 3 सम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, अक्ष इस प्रकार से है कि अक्ष बिलोंग्स टू आर और अक्ष स्क्वायर लेस देन 0। ऑप्शन नंबर डी है, अक्ष इस प्रकार से है, x बिलोंग्स टू r, अक्ष स्क्वायर लेस देन। अब देखिए समझिएगा, अब पूछा है इनमें से कौन रिक्त समुच्चय, समझना। इसको जो सिंपलीफाई करता हूं तो आता है x बराबर प्लस माइनस 1/2। तो क्या आ गया, 1/2 और माइनस का 1/2, दोनों रियल नंबर में है, मतलब ये तो रिक्त समुच्चय नहीं है। इसके अंदर तो अवयव कितने हैं, 2। इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूं तो देखिए, एक रखूंगा तो एक विषम संख्या है, 1 + 3 4 सम संख्या है, जिसमें एक तो आया ही आया। आगे कितने भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, इतना टाइम अपने पास नहीं है। लेकिन अगर मैं एक रखूं तो एक विषम संख्या होगी और एक में 3 जोड़ा तो सम संख्या होगी, मतलब ये भी रिक्त समुच्चय तो नहीं है।
आगे वाले में देखिए, मुझे अक्स चाहिए रियल नंबर में और अक्स स्क्वायर जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, 0 से। मतलब 0 से छोटा है तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। इतना समझ में आया, अक्स स्क्वायर की वैल्यू किस में होनी चाहिए, माइनस में, क्योंकि ये किससे छोटा है, 0 से। किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो क्या वो माइनस में मिलती है, नहीं। ठीक है, एक बार इसको पेंडिंग रखो, आगे वाला हम सोल्व करते हैं। अक्स होना चाहिए r में और अक्स स्क्वायर किससे छोटा, 3 से। अगर मैं अक्स की जगह 0 रखूं तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इसके अंदर 0 आएगा। अगर 1 रखता हूं तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 1 भी आएगा। -1 रखता हूं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि फिर 1 आ जाएगा, मतलब -1 भी आएगा। 2 रखता हूं तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। लेकिन क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं सर, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब आते हैं जो हमने पेंडिंग रखा था उसके ऊपर, क्या अक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव आएगी, नहीं सर, ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं है, और ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन आपको एनडीए 2005 में भी पूछा गया है और 2008 में भी पूछा गया है, 2 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अपने पास है 5 बिलोंग्स टू 5, ऑप्शन नंबर बी अपने पास है 5 बिलोंग्स टू 5, ऑप्शन नंबर सी अपने पास है 5 बिलोंग्स टू 5। ये ध्यान रखो, मध्य कोष्ठक के अंदर है ना, और 0 बिलोंग्स टू 5। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर 5 को तो हम ऐसे लिख ही नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया, है ना। 5 को तो ऐसे लिख ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर बी तो गया। अरे रुको जरा, सब्र करो, है ना। पहले एक चीज देखो, 5 बराबर क्या होता है, कुछ ऐसे 5 से तो कोई बिलोंग करता ही नहीं है, इसका मतलब ये तो हो गया गलत। हाँ, अगर ये कुछ ऐसे लिखता तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, मतलब ये वाली कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ये वाली कंडीशन सही नहीं है। अब इस पे आओ, जो ये इसमें है वही बात इसमें है, मतलब ये भी गलत हो गया। आया ना, इसके अंदर 0 क्या 5 से बिलोंग करता है, 5 से तो कोई भी बिलोंग नहीं करता, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो, मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि समुच्चय ए में मान लीजिए 1 b है, ठीक है, और a किसमें बिलोंग करेगा, a में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की जगह a, b लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा, a की जगह a, b लिखा है और कुछ भी नहीं। इतना आया होगा। अब देखिए यहाँ भी सेम वही चीज है, यहाँ ये समुच्चय फाई नहीं है, यहाँ कोई एक समुच्चय a दे रखा है और कुछ इस तरीके से, और इसने कहा है 5 बिलोंग्स टू किसमें, a में, और a की वैल्यू जब इसने रखी तो इसने कुछ ऐसा लिखा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। इतना आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विषय नंबर 9 देखिए, निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है, एनडीए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मतलब अगर किसी समुच्चय ए का उसके ही घात समुच्चय से अगर यूनियन करे तो क्या ए आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ए इंटरसेक्शन पी ए इज इक्वल टू ए। ऑप्शन नंबर सी है ए माइनस पी ए इज इक्वल टू ए। ऑप्शन नंबर डी है पी ए माइनस का ए इज इक्वल टू, सॉरी ए कुछ इस तरीके से दे रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू पी। तो क्या क्या अब देखिए क्या होगा, समझिएगा। हम कुछ एक ऐसा मान लें, इसका पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा 5 ए बी ए कोमा बी बनेगा। 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया ना, उसको मुझे 1 2 3 4 इतना आया। अब देखिए ए यूनियन बी ए करे तो यूनियन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखो और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिखो। अब कॉमन तो इसमें कुछ नहीं है तो क्या आया ए कोमा बी 5 ए बी ए बी, है ना। तो क्या ये एक के बराबर आया, नहीं आया, मतलब ये तो गया। जब इन दोनों में इंटरसेक्शन करूंगा तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा पाई आएगा, लेकिन यहाँ को छोड़ दिया है, मतलब ये भी गलत हो गया। आगे देखिए a माइनस पी, समुच्चों का अंतर के बारे में हमने क्या कहा, जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखा जाता और जो बाद में आता है, जो समुच्चय बाद में आता है उसका भी कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता। अगर कोई बच भी रहा है तो नहीं लिखा जाता। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। आप बोलोगे सर ए और बी है ना, लेकिन ध्यान दें ये मझले कोष्ठक में ए है और ये मझले कोष्ठक में ए नहीं है, इसलिए ये माइनस नहीं होगी। तो यहाँ कॉमन तो है नहीं, तो समुच्चय एक के अवयव लिख दिए मैंने, और बाद वाले समुच्चय का कोई भी अवयव नहीं लिखा जाता, मतलब ये खत्म आया ए। इसका मतलब अभी तक अपना ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी भी सही है या नहीं। तो देखिए पी ए माइनस का ए, जब पी ए में से ए घटाता हूं, पावर सेट ऑफ ए में से ए घटा रहा हूं, इसमें से ये घटा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पावर सेट तो ये पूरा है, ध्यान है इस ए का मझले कोष्ठक में, फिर ए क्या है ए कोमा बी, कुछ इस तरीके से ये घट जाएगा, बाकी बच जाएगा कौन ये। तो क्या ये पूरा पावर सेट ऑफ ए आया? नहीं सर, ये पूरा पावर सेट ऑफ ए नहीं आया, इसमें एक एलिमेंट तो माइनस हो गया, इतना इतना रह गया, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। समुच्चयों का अंतर करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a बराबर हमें दिया है 1, 2, 3, ठीक है। के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, अरिक्त को हम प्रॉपर भी बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट। ऑप्शन नंबर ए है 3, 4, 7, 3, 4, 7। अब देखिए पहली बात तो दोनों चीजें समझिएगा। अगर कुछ इस तरीके से हो तो इसमें पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, ठीक है। तो इसके पूरे उपसमुच्चय कितने हो गए 8 और प्रॉपर कितने हो गए, मतलब अरिक्त समुच्चय कितने हो गए 7। लेकिन यहाँ थोड़ा झोल है, यहाँ कुछ एक इस तरीके का दिया है 1, 2, 3। इसने इन दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया ना, एक ही मझले कोष्ठक में बंद कर दिया। इसका मतलब ये तो पहला अवयव और ये पूरा का पूरा दूसरा अवयव,
इतना आया। मतलब इसके अंदर अवयव कितने हैं? केवल 2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? केवल 2। इतना आया। अब देखिए जो सभी उपसमुच्चय है वो कितने हैं? 2 की पावर 2 4। लेकिन जो अरिक्त उपसमुच्चय है वो 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहां होगा। ऑप्शन नंबर ए। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी शायद। हाँ यार, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक सर्वेक्षण में 63% लोग सेब, 76% लोग संतरा पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों चीजें पसंद करते हैं? ठीक है, तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए 13%, ऑप्शन नंबर बी 6.5%, ऑप्शन नंबर सी 19.5%, ऑप्शन नंबर डी 39%। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं सेब को एप्पल ना ए से रिप्रेजेंट करूं और संतरे को मैं ओ से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे? 63%। मैं परसेंट में निकाल रहा हूं, ध्यान रहे, क्योंकि मुझे आंसर भी किस में चाहिए? परसेंट में चाहिए। हाँ यार, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इन परसेंट कितना हो गया? 76%। अब आप बोलोगे सर हमें तो 2 ही दिया है। अब हमें पूछा क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, तो ध्यान दें, इनकी मैं हिंदी बता देता हूँ आपको। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं या ए या बी, इसको हिंदी में कहते हैं और। ए और बी मतलब जब कॉमन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो, तभी तो वो इसमें लिखा जाता है। और यूनियन में या तो ए में हो या बी में हो लिखा ही जाएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है वो भी एक बार लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं होता वो भी एक बार लिखा जाता है। तो या तो ए में या बी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यूनियन को या बोलते हैं हिंदी में और इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ, अगर फॉर्मूले बेस में अगर हम समझे तो। अब बोलोगे सर हमें इसकी वैल्यू तो दी नहीं, ये तो समझ में आ गया, हमें पूछा ये गया तो हमें यूनियन तो हमें दिया ही। अरे जब तुम प्रतिशत में कोई चीज निकालते हो तो कितने प्रतिशत में से निकालते हो? सर 100% में से निकालते हैं, तो बस 100% में से यही निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पूछा ये है तो इसको तो इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। ठीक है, यहाँ एन ए कितना है? 63%, एन बी कितना है? 76% माइनस ए यूनियन बी कितना है? ए यूनियन बी तो आप सभी को पता है 100% ना। ये कितना आएगा? 139% माइनस 100% मतलब कितना आ गया? 39%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो है आपका मेथड नंबर 1, पहला तरीका, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। इतना आया तो हमारा आंसर क्या गया? 39%, 39%। अब देखिए दूसरा मेथड वेन डायग्राम, जो हमने आपको वेन डायग्राम बताया था उससे कैसे सोल्व कीजिएगा। यहां देखिए, अरे इस क्वेश्चन में सॉरी, इस क्वेश्चन में ध्यान रहे, हमने एप्पल को तो ए से किया है और ऑरेंज को बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, आप बी की जगह ओ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है,
अब देखिए वेन डायग्राम से आप कैसे इसको सोल्व करोगे। यहाँ एक तो सेब वाला है और एक संतरे वाला है, तो इस कुछ इस प्रकार से दो समुच्चय बना लीजिए। सबसे पहले देखना है जो कॉमन है, सबसे पहले वो देखना है जो कॉमन है, लेकिन आपको तो कॉमन वाला ही तो फाइंड करना है। तो आपने मान लिया कि ये अक्ष है, कितने हैं, अक्ष है, तो समझिएगा जो a है वो इतना इतना है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं केवल a पसंद करने वाले, केवल a ध्यान दें इतने हैं, ठीक है, केवल a पसंद करने वाले इतने हैं। जो केवल a पसंद करते हैं मतलब सेब पसंद करते हैं लेकिन ऑरेंज पसंद नहीं करते, वो केवल इतने हैं। तो यहाँ क्या आएगा, इस पूरे में से अगर मैं ये घटा दूं तो आएगा मतलब 63% माइनस का अक्ष आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं बोल रहा हूं केवल O पसंद करने वाले, केवल O पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, इस पूरे में से अगर ये घटा दूं तो इतना इतना पोर्शन बच जाएगा मतलब 76% माइनस का अक्ष। अब देखो ये तीनों क्या है, यूनियन है कि नहीं है, A यूनियन O, और यूनियन क्या 100% मतलब 63% माइनस का x प्लस का x प्लस 76% माइनस का x बराबर 100%। कुछ ऐसे ही होगा, हाँ या ना। अब देखिए x से x गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 139%, ये माइनस को उधर जाते ही प्लस का, और ये प्लस का इधर आते ही माइनस का। अरे सर आ गया 39%, इतना आया। वेन डायग्राम समझ में आया। अगर इससे आता है तो 2 मिनट का काम है, अगर वेन डायग्राम आपको अच्छे से आया तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों को पहचानिए। निम्न कथनों को पहचानिए। ये क्वेश्चन आपको एनडीए 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए 1994 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, ए माइनस डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस का बी डैश, ठीक है। सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, ये तो है पहला कथन, ये है दूसरा कथन और ये है तीसरा कथन। अब आ रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल पहला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है, केवल जो कथन सेकेंड है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी है, सभी कथन सही है, सभी कथन सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, कोई कथन सही नहीं है, कोई कथन सही नहीं है। अब देखिए करना कैसे है, आपको इतना तो पता चल गया है, ये तो यहाँ तो यूनियन आएगा, ये चेंज होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, मतलब ये दोनों ही कथन गलत है। इतना आया समझ में, इतना आया। अब देखिएगा ऑप्शन कैसे जाएंगे, आप बोलोगे सर ये तो बताएंगे, अरे रुको रुको अभी समझ जाओगे आप। ये पहला कथन गलत है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। इसमें क्या लिखा है, पहला कथन सही है, इसका मतलब पहला गलत है। अब देखिए दूसरा कथन सही है, मतलब ये भी गलत हो गया क्योंकि दूसरा भी तो गलत है। अब सभी कथन सही है, सभी कथन सही नहीं है भाई, शुरू के दो तो हमें ही पता है गलत है, इसका मतलब तीसरा भी गलत हो गया। बचा कौन सा, चौथा, मतलब चौथा वाला सही है। सभी कथन गलत है, कोई कथन सही नहीं है। अब देखिए a माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश नहीं होता, पहले तो हमें
a माइनस बी सोल्व करना पड़ता है, फिर हम उसका डैश निकालते हैं कैसे, यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से घटाकर, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से घटाकर, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाकर। कितना आया, पहले तो इसका a माइनस बी निकालते हैं, फिर डैश कैसे निकालते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाकर। इतना आया समझ में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इतना आया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि a और b दो समुच्चय है, यदि a और b दो समुच्चय हैं तथा इनके कार्तीय गुणन में, कार्तीय गुणन a क्रॉस b में, इसलिए कार्तीय गुणन a क्रॉस b में 6 अवयव है, कार्तीय गुणन a क्रॉस b में 6 अवयव है, जिनमें से 3 अवयव 1,3, 2,5, 3,3 है, तो शेष अवयव कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1, 1, 2, 3, 3, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 1, 2, 2, 3, 3, 5। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 1, 5, 1, 5, 2, 2, 3, 5। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 1, 5, 2, 3, 3, 5। अरे सर ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही भूल गए, है ना? ये तो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है ना? एक नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की साइज देख के ही घबरा गए सर। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचो, तुम्हें अपने आप आने लग जाएगा। अरे सर सोचने की हिम्मत होती तो वीडियो को पूरा देखते, स्किप कर करके नहीं देखते ना। हाँ तो देखिए, अब देखिएगा करना क्या है, समझिए। यहां हमें a क्रॉस b दिया है ना, हमें a क्रॉस b दिया है और कार्तीय गुणन के 3 अवयव दिए हैं। कार्तीय गुणन में अवयव कितने हैं? 6। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने हैं? 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। इसका मतलब या तो इसमें 3 है या इसमें 2 है, या फिर इसमें 3 है और इसमें 2 है। ये 2 कंडीशन हो सकती है, तभी तो 6 अवयव आए हैं। इतना आया समझ में? अब समझिएगा, ये जो 3 हमें दे रखे हैं अवयव 6 में से 3 अवयव हमें दे रखे हैं 1, 3, 2,5, 3,3। और जो चौथा अवयव, पांचवा अवयव, छठवां अवयव है वो हमें फाइंड करना है। अब आपको इतना तो पता है जो पहले अवयव आएगा वो किसका होगा A का, और जो बाद में आएगा वो किसका होगा? B का। तो आप बना लीजिए A में कितने अवयव? 1, 2, 3। A में कितने आ गए? 3 अवयव आ गए। और B में कितने आ गए? 3, 5, 3। ये एक सूची विधि है, रोस्टर फॉर्म है, जो अवयवों की पुनरावृत्ति होती है उसे केवल एक बार लिखा जाता है, मतलब 3,5। अब इतना हमें पता है कि जो सेट A है उसके अंदर 3 अवयव है और सेट B में 2 अवयव है। इतना समझ आया?
अब देखिए सेट ए में 3 तो ये तो गया और ये भी गया। अब आप इसका क्रमिक युग्म आराम से निकाल काटते गुणन आराम से निकाल सकते हो ना। काटते गुणन इसका निकाल लो, क्या आएगा 1,3 1,5 2,3 2,5 3,3 3,3 और 3,5 यही है क्या? देख लेना भाई, ठीक है। 3 दोनों में कॉमन ना, एलिमेंट 1 2 3 3 5 3, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एलिमेंट 3 कौन कौन से दे दिए, तो 1,3 ही आ गया, एक 2,5 ही आ गया और एक 3,3 ही आ गया। बच्चे कौन से? 1 5 2 3 3 5, 1 5 2 3 3 5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बच गए वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान था, थोड़ा सा सोचने की जरूरत जरूर थी, पर क्वेश्चन हार्ड नहीं था। इतना आया, इतना आया होगा आगे, ठीक है। अरे सर क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आंसर एकदम हलवा। हलवा को जब समझ में आएगा तब आएगा, यूं तो सभी क्वेश्चन पहाड़ ही लगेंगे ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ऑप्शन नंबर बी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सॉरी सेम हो गया क्या? बी कर लो। ऑप्शन नंबर सी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन कर लो, बी क्रॉस सी। या इंटरसेक्शन था या यूनियन कर दिया ना, चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब बताइए देखिए कौन सा सही है। ये आपको डायरेक्ट लिखाया हुआ है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको सीधा लिखवाया है, आज ही लिखवाया है। स्टार्टिंग में जब मैं महाभारत लिख के लेके आया था उसी में ये लिखा हुआ था, ठीक है। नहीं अलग से लिखवाया है, काटने गुणन करवा के फिर लिखवाया है, महाभारत में नहीं है। यदि ए तथा बी दो समुच्चय है, यदि ए तथा बी दो समुच्चय है तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए डैश और ऑप्शन नंबर डी है बी डैश। अब बताइए अगर ए और बी दो समुच्चय है तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? तो देखिए मैं मान लेता हूं ए बराबर 2, ए 2 और बी मान लेता हूं 2, 3, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो क्या आएगा 2, और ए के साथ में जब यूनियन कीजिएगा तो क्या आएगा 1,2। क्यों? क्योंकि यूनियन के अंदर जो दोनों में कॉमन है वो एक बार, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी एक बार। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक अगर कॉमन ले लिया, क्या पता इसमें कॉमन हो ही ना, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे मानो 1,2 बी बराबर 3,4। अब तो कोई कॉमन नहीं है। ए बराबर सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा? आपके पास कुछ भी नहीं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? जो दोनों में कॉमन है वो एक बार, जो कॉमन नहीं है वो भी एक बार। कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा तो दोनों एक बार लिख दो। इतना आया समझ में? फिर ए आ गया ना घूम फिर के, फिर ए आ गया। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो एक भी कॉमन ले लिया, क्या पता दोनों ही कॉमन हो। हाँ है ना, क्या पता दोनों ही कॉमन हो जाए। तो ए बराबर 1,2 और बी बराबर भी मैं मान लेता हूँ 1,2। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन
कॉमन क्या आ जाएगा 1,2 और A यूनियन A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार, जो नहीं है वो भी एक बार, तो ये भी 1,2 ये भी 1,2, दोनों में कॉमन आ गए, दोनों को एक बार लिख दो तो 1,2, फिर A आ गया है ना। तो जो A यूनियन A इंटरसेक्शन B है वो हर हालत में A ही होता है। अब आप इसको थोड़ा सोच के करें तो कुछ ऐसे कि A और B में अगर मैं इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालूं, A और B में अगर कॉमन निकालूं तो कुछ भी मेरे पास कॉमन आए, अगर एक के साथ यूनियन करूंगा तो फिर A आ जाएगा। हाँ है ना, क्यों? क्योंकि जब कॉमन, जो कॉमन आएगा वही इसमें आएगा, जो कॉमन नहीं आएगा वो बाहर निकल जाएगा, इतने इतने में जो कॉमन नहीं आएगा वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो ये यूनियन है, जो ये यूनियन है, जो कॉमन नहीं है, जो बाहर निकला है, वो ये यूनियन फिर ऐड कर देगा, इसलिए यहाँ क्या आ गया A आ गया। अगर यहाँ B होता तो क्या आता, B आता, लेकिन यहाँ क्या है A है, तो यहाँ क्या आएगा A आएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आज जो सेट है, सेट रिलेशनल फंक्शन के अंदर सेट अपना कंप्लीट, इसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट। कल आएंगे हम रिलेशन संबंध के साथ, आपका और हमारा संबंध नहीं बना रहे है ना, लेकिन गणित के रिलेशन, गणित के संबंध के साथ आएंगे। आज के लिए केवल इतना ही, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।